हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अंकित कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th के, जैसे हम जानते हैं कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो मैं एक रिवीजन के लिए वीडियोस पब्लिश कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। और ध्यान रखना, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं बताऊंगा आपको टेबल एंड कर्व उनके साथ ही बताऊंगा, और साथ ही साथ आने वाली वीडियोस में मैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सो आप सभी का मोस्ट वेलकम है अंकित कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। आप ये वीडियो देख रहे हैं अंकित कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि कॉमर्स से जुड़ी हुई जितनी भी आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं वो सारी के सारी यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, जो कि इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए विद नोटेशन और विदाउट नोटेशन, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है, क्या इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। मतलब कि जितने भी हमारे कंट्री में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है, जो डिमांड करी जाती है लोगों के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, उनका टोटल जो वैल्यू है वही कहलाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब क्या है मेन कंपोनेंट्स इसके, मतलब इसमें क्या क्या चीजें एग्रीगेट डिमांड में आती हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब जिसे हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, सी। ये ध्यान रखना बिल्कुल, ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स ही हमें पेपर में जो न्यूमेरिकल्स होंगे क्वेश्चंस, उसको करने में हेल्प करेंगे। तो सिंबल्स पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अब सबसे पहला ही पॉइंट है कंपोनेंट में प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मैंने आपको आपके पैसे दे दिए, सैलरी दे दी, आपको इनकम दे दिया। आप उस इनकम का क्या करोगे, खर्च करोगे, है ना। आप क्या करोगे, खर्च करोगे इस इनकम को। तो जाहिर सी बात है, उस इनकम को जो आप खर्च करोगे, खर्च दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप कपड़े, खाने पीने वगैरह में खर्च करोगे, या फिर आप बिल्डिंग, कार, स्कूटी, बाइक वगैरह लेने में आप खर्च करोगे पैसे। ठीक है, तो अगर आप जो पैसा खर्च करते हो खाने पीने, कपड़े वगैरह लेने में, तो उसे ही हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जबकि अगर आप कार या आप बाइक या फिर बिल्डिंग्स वगैरह आप परचेज करते हो और उसमें पैसा खर्च जो होता है, वो आपका कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ध्यान रखना ये दो चीज, कि आप जो खर्च है वो दो तरीके से करोगे, या तो आप कंजप्शन करोगे या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो सबसे पहला ही हमारा क्या है, कंजप्शन। देन सेकेंड है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों एग्जाम्पल में हो गए पूरे। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या मानेंगे, जी मानेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हमारे इंडिया में दो सेक्टर हैं। ठीक है, दो सेक्टर चलते हैं, एक तो हमारा प्राइवेट वाले और एक हमारा गवर्नमेंट वाले। प्राइवेट वाले के मैंने खर्चे बता दिए कि दो होते हैं, एक आपका कंजप्शन और एक आपका इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट का भी दो होता है, एक आपका कंजप्शन होता है और एक आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो सरकार कंजप्शन करती है और इन्वेस्टमेंट करती है, मैं उसका एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सरकार ने गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनवाया। ये हॉस्पिटल बनवाना उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बट अगर उस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट फ्री आपको मेडिसिन और डॉक्टर की फैसिलिटीज, मतलब डॉक्टर की सैलरी वगैरह दे रही है, तो वो उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। बट वो कौन सा खर्चा है, वो कंजप्शन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बार बार होगा। क्लियर है बात। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई।
कि हाँ भाई प्राइवेट वाले भी करते हैं और गवर्नमेंट भी करती है। अब फोर्थ है हमारा इसका कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट, जिसका मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब कि शॉर्ट में एक्स माइनस एम। ये जो एक्स है ये आपका एक्सपोर्ट को शो करता है और ये जो एम है ये आपका इंपोर्ट को शो करता है, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हमारे इंडिया के गुड्स की डिमांड जो है वो विदेश वाले लोग भी करेंगे, है ना। तो जो यहाँ की गुड्स की डिमांड विदेश वाले करते हैं उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि इंडिया से सामान जाता है बाहर, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट है क्योंकि बाहर के लोग मंगा रहे हैं, मतलब डिमांड कर रहे हैं हमारे गुड्स की। बट अगर हम बाहर से कोई चीज सामान लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया वाले बाहर वाले गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, इंपोर्ट का मतलब ये हुआ। तो नेट एक्सपोर्ट मतलब कि जितना गया और जितना आया अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो एक्यूरेट डिमांड आ जाएगी हमारे कंट्री के गुड्स की, ठीक है। तो हम वही तो पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की डिमांड कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो ये चार फैक्टर्स जो थे इसके डिमांड के थे, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है मैं बता दे रहा हूं, वो फॉर्मूला क्या है। एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो कि सिंबल्स हैं, सिंबल्स को ही हमने क्या करा प्लस कर लिया है। और एडी का आप जो याद रखोगे फॉर्मूला वो होगा सी प्लस आई। ध्यान रखना जो हमें पेपरों में याद रखना है, ठीक है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे वो होगा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको इसके टेबल और ग्राफ भी बताऊंगा आगे। हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के सेकंड टॉपिक। इसमें बोला गया है इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे गुड्स की डिमांड करी जाती है क्यों उसे खरीद कर, है ना, सेम वैसी सप्लाई करी जाती है, लेकिन ये किसके बिहाफ किसकी तरफ से होता है, प्रोड्यूसर की तरफ से होता है। मतलब जो जितने भी हमारे कंट्री में प्रोड्यूसर, जितने भी गुड्स के प्रोड्यूसर हैं वो अगर विलिंग करते हैं, मतलब इच्छा रखते हैं सप्लाई करने की, तो उसी हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई। क्या कहेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड के थे वैसे एग्रीगेट सप्लाई के भी है। क्या है पहला कंपोनेंट, कंजप्शन। सेकंड क्या है, सेविंग्स। अब जब हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को बता दे रहा हूं कि एग्रीगेट बराबर नेशनल इनकम कैसे है, एग्रीगेट सप्लाई बराबर नेशनल इनकम कैसे है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। और ये याद रखना पेपरों में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हाँ भाई वाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, और इसी का हम आगे जो है कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंजप्शन और सेविंग में, ठीक है। तो पहले मैं ये बता देता हूँ एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम क्यों होता है। लिखा हुआ है एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आगे लिखा हुआ है एंड we know the value of output is distributed to factors of production। और जैसा कि हम जानती हैं कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, मतलब जो हमारे पास रिटर्न में पैसा आया उसको हम क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बांट देते हैं। भाई एक एग्जांपल ले लो ना, जैसे मान लो कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक मालिक होता है और बाकी सारे लेबर वगैरह, मशीन वगैरह, जो भी लैंड वगैरह चीज होती है ना। तो अगर मान लो उस बंदे के पास प्रोडक्शन करने के बाद जो पैसा आया वो उस पैसे का क्या करेगा, वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कुछ पैसा दे देगा रेंट के तौर पे, कुछ पैसा दे देगा लेबर की वेजेस के तौर पे, ठीक है, और कुछ पैसा अपने पास रख लेगा, है ना। तो इसका मतलब जितने भी फैक्टर्स वहां पे काम कर रहे हैं, सप्लाई करके जो पैसा आया वो उन सब की क्या हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, ये तीनों चीजें, चारों चीजें के फॉर्म में यहां पर बांटी जाती है। आगे लिखा हुआ है इफ वी टोटल्ड these factors incomes at domestic or national level it is termed as national income, ठीक है। अगर हम इसी चीज को डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे नापें तो यही हमारा कहलाता है डोमेस्टिक और नेशनल इनकम। आगे
सो वी कंक्लूड दैट एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम आर वन एंड सेम थिंग। तो इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर नेशनल इनकम होता है। सो अब जो आप मतलब लोगों की जो इनकम होगी लेबर वगैरह की या मेरी जो ऑनर है उसकी, तो वो उस इनकम का क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वो इस इनकम को खर्च करेंगे, है ना। अब फ्यूचर भी अनसर्टेन है भाई, भविष्य किसने देखा, है ना। तो भविष्य के लिए पैसा भी बचाएंगे। तो इस वजह से जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के इक्वल है। और नेशनल इनकम आपका दो चीजों के इक्वल है, कंजप्शन प्लस सेविंग, क्योंकि कुछ पैसा वो खर्च करा जाएगा और कुछ पैसा वो सेव करा जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर एग्रीगेट सप्लाई के यहां पर दो कंपोनेंट हुए, पहला हुआ कंजप्शन और दूसरा हुआ सेविंग। और यहां पर एक फॉर्मूला है AS इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, मतलब कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो नेशनल इनकम के बराबर है। और ये बात ध्यान रखना कि Y का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम होता है, और ये किसके इक्वल है? कंजप्शन और सेविंग के सम के। अब आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा है एक टेबल, और उस टेबल की मदद से हम सारे कॉन्सेप्ट को इजीली समझेंगे भी। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक साइड नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सारे कॉन्सेप्ट यहां पे आपको सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम हमने 0 से 600 तक ले लिया, ठीक है। याद रखना इसको टेबल को, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में बोला जाता है कि टेबल हाइपोथेटिकल खुद ही बनाओ, है ना। हाइपोथेटिकल टेबल का यूज करके एग्जांपल दो। तो आपने टेबल भी याद करके जाना है। तो टेबल याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप एक ही टेबल को हर जगह यूज कर सकते हो, और वो टेबल याद करना मैं आपको यहां पे सिखा दे रहा हूं। अब नेशनल इनकम है, उसको क्या करो 0 से लेके 100 का गैप लेके 600 तक कर लो। तो हमने यहां पर नेशनल इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 रख लिया। अब कंजप्शन की बात करता हूं। तो कंजप्शन जो है वो किससे स्टार्ट करो? 40 से स्टार्ट करो। किससे स्टार्ट करो? 40 से स्टार्ट करो। और फिर उसके बाद 80 का गैप ले लो। कितने का गैप लेना है? 80 का गैप ले लो, ठीक है। तो 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है? सेविंग। जब सेविंग निकालोगे तो क्या करोगे? y माइनस सी कर दोगे। सेविंग निकालने के लिए क्या करोगे? y माइनस सी कर दोगे, मतलब कि इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दोगे। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20, 40, 60, 80, ठीक है। तो ये सारे यहां पर तुम्हारे आगे सेविंग के। इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट को एक कांस्टेंट तुम्हें 40-40 लेके चलना है, ठीक है। अब मैं यहां पे 3 बातें बता रहा हूं, कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो कंजप्शन में तुम देख रहे होगे कि जब हमारी इनकम 0 है उस समय भी कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा होता है, ठीक है। और उसी कंजप्शन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो 0 लेवल नेशनल इनकम पे जो कंजप्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। ऑटोनॉमस कंजप्शन। अब तुम जब सेविंग निकालोगे तो सबसे पहले जो सेविंग्स आएगी वो किस में आएगी? माइनस में आएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकम से कंजप्शन ज्यादा बड़ी है, इस वजह से। उसके बाद फिर सेविंग 0 भी हो सकती है आपका, फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2020 आप बढ़ाते जाओगे सेविंग्स में। हाँ, एक और चीज क्वेश्चन आता है कि क्या कंजप्शन 0 हो सकता है? तो क्या कंजप्शन, आप खुद ही सोच के देखो, क्या हम खाना पीना बंद कर सकते हैं? नहीं ना, खाना पीना तो नेसेसरी है, जरूरी है लाइफ में, चाहे इनकम हो या ना हो, खाना तो पड़ेगा ही जिंदगी जीने के लिए। तो इस वजह से कंजप्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आपकी इक्वल मान के चलोगे, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट यहां पर मानना है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस। जो इनकम के साथ चेंज नहीं होते ऑटोनॉमस होते हैं, और जो इनकम के साथ चेंज हो जाते हैं वो इंड्यूस होते हैं। वो मैं
दूसरे टॉपिक में पढ़ाऊंगा, इन्वेस्टमेंट जब पढ़ाऊंगा पूरा तो उसमें सारी हम इन्वेस्टमेंट की ही बातें करेंगे। अभी फिलहाल ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनॉमस है, हमें इक्वल मान के चलना है। नेक्स्ट एडी का मैंने तुम्हें बताया था अभी फॉर्मूला सी प्लस आई होता है, तो तुम क्या करोगे, सी और आई को प्लस कर दोगे। तो हमने क्या करा, सी और आई को प्लस कर लिया, तो 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560। ठीक है, ये सारे एग्रीगेट डिमांड के आगे। अब एग्रीगेट सप्लाई की मैं बात करूं तो 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, मतलब सी प्लस एस कर लोगे। ठीक है, कंजप्शन प्लस सेविंग कर लोगे। ठीक है, और तुम एक बात देख रहे होगे कि नेशनल इनकम और तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों सिमिलर है, डिट्टो सेम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, है ना। तो ये बातें थी हमारी टेबल की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ की। इस ग्राफ में मैंने कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, तीन अलग अलग मैं आपको ग्राफ सिखा रहा हूं। ठीक है, समझना। सबसे पहले मैं कंजप्शन की बात करता हूं, तो y 0x, ये बात ध्यान रखना, बहुत बच्चे भूल जाते ग्राफ बनाते वक्त कि y x और 0 नहीं लिखते, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसकी मार्क्स होते हैं, कटते हैं मार्क्स इसके। ठीक है, और हाँ, हम कंपैरिजन करेंगे नेशनल इनकम से कंजप्शन की, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेशनल इनकम मतलब कि y, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन जो कि सी होता है। ठीक है, अब यहां पर जो कंजप्शन का कर्व है ये थोड़ा ऊपर से इस तरीके से होता है, ये आपका रहा कंजप्शन का कर्व। ठीक है, और ये जो गैप है 0 से ऊपर तक ये कहलाता है सी बार, मतलब कि ऑटोनॉमस कंजप्शन। जो सी बार होता है वो ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। ठीक है, तो ये था कंजप्शन का कर्व हमारा। ध्यान रखना, कंजप्शन का कर्व ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरी बात ये थोड़ा एक्स एक्सिस से ऊपर की ओर स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल नेशनल इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजप्शन हो रहा होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेविंग्स की। तो सेविंग्स जो है आपका वो 0x, सॉरी 0 y, y डैश और x। ठीक है, सेविंग का जो कर्व है वो नीचे से स्टार्ट होता है, जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि सेविंग पहले क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और जब नेशनल इनकम हमारा 0 होता है उस समय सेविंग हमारी क्या होती है, सी बार के ही बराबर होती है, ऑटोनॉमस के ही बराबर होती है कंजप्शन के, लेकिन वो माइनस सी बार के बराबर होती है। जैसे हमने अभी भी टेबल में देखा था कि भाई 40 था और सेविंग में क्या था, माइनस का 40 था। ठीक है, और यहां पर सेविंग जहां पे टच होती है उसी को हम कहते हैं s बराबर 0, मतलब सेविंग इज इक्वल टू 0। और हम नीचे नेशनल इनकम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हम जब इंडिविजुअली कर्व बना रहे हैं तो नेशनल इनकम से हम इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सेविंग्स एस। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का कर्व। तो इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो आपका यहाँ पे आपका y 0, यहाँ पे वही नेशनल इनकम, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। अब याद रखना यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, मतलब सारे ही लेवल पे सेम हमें इन्वेस्टमेंट रखनी है। तो इस वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है उसका कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हर लेवल इनकम पे क्या है, सेम है, इक्वल है। तो ये थे इन तीनों के ग्राफ। अब हम आगे बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ्स की। अब यहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड की अगर मैं बात कहूं तो एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से मिलकर बनता है, सी और आई से। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से मिलता है, सी और आई से। यहाँ पे वही सेम चीज, नेशनल इनकम
और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो कि C+I होता है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों कर्व के बारे में आ रहा है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों, तो मैं यहाँ पे दोनों ही कर्व बनाऊंगा और उसके बाद एडी बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट का कर्व और ये हमारा गया कंजप्शन का कर्व, ठीक है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट और ये था कंजप्शन। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है एडी तो इन दोनों से ही बड़ा बनेगा ना, है ना भाई। अगर मैंने कहा 2 और 3 इज इक्वल टू होता है, 2 और 2 प्लस 3 क्या होता है 5 होता है, तो 5 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का वो सम है। तो इस वजह से एडी जो है वो इन दोनों का सम है, इसलिए वो ऊपर बनेगा ग्राफ में। तो ये एडी का कर्व जो कि C+I होता है। अब क्वेश्चन 1 में आ रहा होगा कि ये C के पैरेलल क्यों है ना। तो देखो AD बराबर C+I होता है, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन को मैं इधर ले आऊं तो ये माइनस का किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। और I हमारा सेम है, आई हमारा क्या है सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि एग्रीगेट डिमांड और कंजप्शन के बीच का जो डिफरेंस है, जो माइनस करके आ रहा है इन्वेस्टमेंट, वो सेम है। इस वजह से इनके बीच का गैप, डिफरेंस का मतलब होता है गैप, गैप भी क्या है सेम है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। गैप जो है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। इस वजह से ये क्या है, एक पैरेलल लाइन जा रही हमें दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि आई जो है वो तो हर लेवल पे सेम है, तो गैप भी सेम ही रहेगा, है ना। अब आगे हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई में हम ध्यान रखेंगे कि यहां पर कंपैरिजन तो इनकम से ही होगा, मतलब कि नेशनल इनकम के होगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं ये कंजप्शन प्लस सेविंग होता है और नेशनल इनकम के बराबर होता है। और यहां पर हम लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। बट अब ध्यान रखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो मैं यहां पर एक टेबल के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनाता हूं, 0 100 200, यही आ रहा था ना हमारा जो टेबल था, 300 400 500 और 600, है ना। यहां पे भी हम लेंगे 100 200 और 300 400 500 और 600। तो जब हम पॉइंट्स बनाएंगे तो 100 100 दोनों सेम, नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई, 200 200 दोनों सेम, 300 300 दोनों सेम, 400 400 सेम, 500 500 सेम, 600 600 सेम। तो आप देख रहे होंगे कि ये एक बिल्कुल ही क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब जाहिर सी बात है मैंने तो फ्री हैंड बनाया, आप जब पेपर बनाओगे तो आप स्केल से बनाओगे, है ना। तो जब स्केल का यूज करोगे तो जाहिर सी बात है आपका बिल्कुल ये स्ट्रेट जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये स्ट्रेट जाना ही चाहिए वरना आप ग्राफ गलत बना रहे हो। और ये जो होगा आप देख रहे होगे कि ये बिल्कुल 20 से डिवाइड करता हुआ जा रहा है। और आपने बचपन में ये बातें पढ़ी होंगी मैथ्स में खासकर, कि ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और अगर इसको हम 20 से डिवाइड कर दे तो 90 का हाफ क्या हो जाता है 45 डिग्री। तो ये आपका एंगल हो गया 45 डिग्री। तो इसीलिए हम नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई को क्या कहते हैं, 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इस बात का याद रखना। तो हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका शॉर्ट है एपीसी। अब एपीसी के बारे में मेजरली जो भी चीजें हैं बड़ी बड़ी वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, और जो बेसिक उसके जो अंदर डेप्थ है वो सारा का सारा मैं एक अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन और इसके फॉर्मूले वगैरह के बारे में समझा देता हूँ। तो एपीसी की अगर मैं बात करूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो यहां पर ये जो वर्ड है प्रोपेंसिटी, ये जो वर्ड है प्रोपेंसिटी, इसका मतलब होता है इच्छा। क्या है, इच्छा। जैसे आप लोगों की इच्छा है ना कि 12th में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे कॉलेजेस में जाएं हम, है ना। तो वैसे ही यहां पर यही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसकी खर्च करने की इच्छा कितनी है। और यहां पर जो हमारा एपीसी है उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C/Y। क्या होगा, C/Y।
मतलब अगर डेफिनेशन के तौर पे अब लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, कंजप्शन और इनकम का रेशियो ही क्या कहलाता है, एपीसी कहलाता है। अब इस रेशियो का मतलब क्या है, इस रेशियो का मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम में से कितना पोर्शन खर्च करने को रेडी है, ठीक है, इनकम का कितना पोर्शन वो खर्च करने के लिए रेडी है। फॉर से मान लो कि अगर किसी बंदे की इनकम 100 है और वो अगर उसमें से 80 रुपीज खर्च करने के लिए तैयार है तो एपीसी कितना हो जाएगा, 0.8, कितना हो जाएगा, 0.8। अब वही सेम एपीएस में भी बात आती है, एपीएस में फॉर्मूला हो जाएगा एस अपॉन वाई, मतलब वो अपनी इनकम में से कितना पोर्शन बचाने को रेडी है, तैयार है, ठीक है। और इसकी जो मेन बातें हैं, मतलब जो अंदर डेप्थ है, वो सारा का सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जैसे ही वर्ड तुम्हें दिख जाए मार्जिनल, ठीक है, वैसे मार्जिनल वर्ड ने आप लोगों को बहुत ज्यादा सताया है, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी सता रहा है ना, तो इससे डरने की बात नहीं है। मार्जिनल जहां पे भी वर्ड आ जाए तो आप समझ जाना वो है एडिशनल से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ, एडिशनल से जुड़ा हुआ है वो, ठीक है, मतलब एडिशनल से उसको रिलेट करके आप पता लगा सकते हो। और प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इच्छा, जैसा कि आप जानते हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी के बारे में अगर मैं बोलूं तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। एडिशनल के एक चीज और याद रखना, चेंज। एडिशनल से क्या याद रखोगे, चेंज, और चेंज का मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जिसका हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो एडिशनल इनकम का, किसका, एडिशनल इनकम का, ठीक है, एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन वो खर्च करने को रेडी है, ठीक है। और सेम वैसी एमपीएस में भी होगा, एमपीएस हो जाएगा हमारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, मतलब कि कंज्यूमर एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन सेव करने के लिए रेडी है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर है एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, ठीक है। अगर कोई चीज प्लानिंग करके चल रही है, हो रही है, वो काम हो रहा है, तो एक्स एंटे, और अगर एक्चुअल जो चीज हो रही है वो एक्स पोस्ट, ठीक है, दोनों में फर्क है, दोनों लैटिन वर्ड है। एक्स एंटे का मतलब होता है आपका प्लैंड, क्या है, प्लैंड, और एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट का मतलब होता है आपका एक्चुअल, क्या है, एक्चुअल, ठीक है। तो एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे सेविंग्स होती हैं। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, जो आप प्लान करके, होल इकोनॉमी जो प्लान करके चल रही है कि हाँ भाई हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और एक्स एंटे सेविंग क्या होती है, एक्स एंटे सेविंग वो सेविंग होती है जो प्लान करके चल रहा है पूरी होल इकोनॉमी कि हाँ भाई हम इतने पैसे बचाएंगे, क्लियर है बात। एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, एक्चुअल में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और एक्चुअल में कितनी सेविंग हुई है, ठीक है। फॉर से मान लो कि मैं सोच के चल रहा हूं कि भाई मैं 100 रुपए बचाऊंगा, बट मैं बचा पा रहा हूं सिर्फ 80 रुपीज, तो ये क्या है, 100 रुपए मेरा हो गया एक्स एंटे सेविंग और 80 रुपीज हो गए मेरे एक्सपोस्ट सेविंग, ठीक है। तो दोनों में यही फर्क है बस, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर समझ में आई है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।